गाइज CSAS जो है फेज़ 2 ओपन हो चुका है इसका। देखो सबसे पहले आपको पोर्टल लॉगिन करना है, ठीक है। जब आप पोर्टल लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको फेज़ 1 का एप्लीकेशन मिल जाएगा, व्यू करके आप चेकआउट कर सकते हो। एक चीज़ में एक चीज़ मैं पहले आप लोगों को बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले अगर आपने फ़ेज़ 1 फिल कर दिया है और फ़ेज़ 2 अगर कर रहे हो और क्लास 12 की सब्जेक्ट्स आपको ठीक करने हैं या आपने मार्क्स गलत फिल कर दिए तो आप कर सकते हो, डोंट वरी। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक डाउट ये है कि आप फ़ेज़ 1 क्लोज़ हो जाएगा, ये फ़ेज़ 2 ओपन हुआ है अभी, तो देखो फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 दोनों ओपन रहेंगे 10 अक्टूबर तक, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप लोग क्या नाम है आराम से फिल करना, क्योंकि फ़ेज़ 2 की शायद करेक्शन विंडो ना ओपन हो, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, प्रीफ्रेंस बहुत अच्छे से फिल करना। कैसे फिल करना है मैं बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन या फ़ेज़ 2 दिख रहा होगा, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब गाइस जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखो ये पूछेगा ये है क्या, मैप योर CUET टेस्ट पेपर सब्जेक्ट स्टडी क्लास 12। ये ऐसा क्यों पूछा जा रहा है, सबसे पहले मैं बता दूँ, काफ़ी बच्चे या काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा है, हिंदी, जैसे मैं हिंदी का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हिंदी उन्होंने क्लास 12 में नहीं पढ़ी थी, लेकिन ये CUET के पेपर हैं सारे जो आपने दिए हैं, हिंदी CUET के अंदर दे दिया, लेकिन हिंदी क्लास 12 में नहीं थी, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन हिंदी इसने पढ़ी थी तो मैं लिख देता हूँ यहाँ हिंदी इसने पढ़ी है। हिंदी कौन सी थी, इलेक्टिव थी, ठीक है। तो हिंदी इलेक्टिव पे मैंने क्लिक कर दिया। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री का एग्जांपल ले लेता हूँ, हिस्ट्री आप CUET के अंदर देकर आ गए, लेकिन हिस्ट्री का आप क्या नाम है क्लास 12 में आप पे हिस्ट्री नहीं थी, तो आप देखो एलिजिबल नहीं हो और आप हिस्ट्री को डोमेन सब्जेक्ट में ऐड नहीं कर सकते। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो इस साल ड्यू में इंट्रेंस है, ठीक है। जब मेरिट पे भी एडमिशन होता था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये क्राइटेरिया था, जो बेस्ट 3 या बेस्ट 4 जो ऐड होती थी उस टाइम पे भी एक क्राइटेरिया था कि क्लास 12 में वो सब्जेक्ट्स पढ़ा होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक है। ये मेरिट में भी था कि जो बच्चे क्लास 12 में वो सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं वही फिल कर सकते हैं। जैसे काफ़ी बच्चे क्लास 12 में मैथमेटिक्स नहीं थी तो वो नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इस वजह से इकोनॉमिक्स के लिए क्या नाम है आप पे लास्ट ईयर भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट नहीं जा पा रहे थे, जिन पे मैथ नहीं थी, कॉमर्स वाले अप्लाई कर पा रहे थे उसमें, तो ये दिक्कत फेस करी थी। मेरिट बेस पे भी था। 12th जो इस साल इंट्रेंस आया इस साल भी है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ अगर आपने हिस्ट्री का पेपर CUET के अंदर दे दिया उसमें नहीं दिया है, मतलब क्लास 12 में नहीं था, तो आप देखो एलिजिबल नहीं हो, डोमेन के अंदर काउंट नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी पहले बता चुका हूँ, जो UG बुलेटिन था, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी CSAS को लेकर, ठीक है, उसमें मैंने सबसे पहले बताया था बुलेटिन में कि क्लास 12 में जो पढ़े सब्जेक्ट्स वही सिलेक्ट करना, ठीक है, वही पेपर देकर आना। बाकी मैंने टेलीग्राम पे भी इन्फॉर्म करा था। अब हिस्ट्री की मैं बात कर लूँ तो हिस्ट्री देखो इसने पढ़ी है, हिस्ट्री यहाँ पे आपको ऊपर भी हिस्ट्री यहाँ शो हो जाएगा, तो मैं हिस्ट्री पे क्लिक कर देता हूँ, हिस्ट्री पे क्लिक कर देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी है तो पॉलिटिकल साइंस आगे क्लिक कर देता हूँ। सोशियोलॉजी भी क्लिक कर देता हूँ। ये देखो ऊपर भी शो हो रहे होंगे। अब यहाँ पे आप इसने सब पढ़े, अगर आपने नहीं पढ़ा वो सब्जेक्ट और CUET के अंदर दे दिए तो नॉट एप्लीकेबल लिख देना, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल के बाद अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे जो लिखा है आई डिक्लेयर दैट आई हैव डन द करेक्ट क्लास 12 सब्जेक्ट मैपिंग। देखो सब्जेक्ट मैपिंग यहाँ जो आपकी क्लास 12 में मैंने ये डिक्लेयर करा कि जो मैंने क्लास 12 में पढ़ा वो ठीक पेपर है और CUET के अंदर भी देख रहा हूँ, बाकी यही सब है। और अगर यहाँ पे आप कोई मिसलीड कर रहे हो डी को तो इलीगल मतलब लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, ये बात की गई है, ठीक है। और एडमिशन आपका कैंसिल हो सकता है, तो डॉक्यूमेंट वगैरह या जो भी है आपकी इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट होनी चाहिए। बाकी मैं नोट में बता दूं, देखो मैपिंग ऑफ क्लास 12 सब्जेक्ट फॉर ऑल CUET पेपर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। और सिलेक्ट नॉट एप्लीकेबल इफ़ यू हैव नॉट सबमिटेड CUET पेपर एज क्लास 12 सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपका इफ़ यू चेंज अपडेट योर क्लास, देखो अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं क्लास 12 के मार्क्स, ठीक है। तो चेंज अगर आपको करना है तो आप चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो इसके सारे ठीक है, मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ। देखो मैं एक बार देख लेता हूँ, हिंदी इलेक्टिव, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस नो, और यहाँ पे सोशोलॉजी का ये सोशोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेना, ना तो अभी गलती हो जाती है, ठीक है, फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं 7 कंटिन्यू कर देता हूँ। अब जब मैं यहाँ गए सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि देखो हिंदी इलेक्टिव पढ़ी थी इसने क्लास 12 में, और ऊपर भी यहाँ दे रखा होगा, ठीक है। हिस्ट्री भी थी और पॉलिटिकल साइंस भी थी और सोशियोलॉजी भी थी। अब इधर चेक कर सकते हो, अगर आपको अपडेट मैपिंग करनी है तो अपडेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इसने दोबारा से पूछा तो गलती मत करना, प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे मैं क्लिक कर देता हूँ।
अब जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो एक चीज़ यहाँ आप देख रहे होंगे, मैं पर्सनल डिटेल हाइड कर देता हूँ ऊपर की। यहाँ आपके CUET के जो मार्क्स है वो इंक्लूड होंगे। यहाँ परसेंटाइल आपको बताई होगी, नॉर्मलाइज स्कोर बता रखा होगा फिगर में। अब यहाँ नॉर्मलाइज स्कोर काउंट होंगे, आपके परसेंटाइल काउंट नहीं होगी, ये भी चीज़ याद रखो, ठीक है। तो मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को बता रखा होगा आपका टोटल स्कोर। ये चीज़ याद रखो, जो नीचे आप BA ऑनर्स अरेबिक के लिए एलिजिबल हो, यू आर एलिजिबल, यहाँ पे एलिजिबल प्रायोरिटी लिख रखी है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, मतलब क्या है इनका कहने का, एक चीज़ यहाँ पे आपको जो टोटल स्कोर यहाँ इन्होंने बता रखा है 2.246.59, ये पूरा स्कोर आप काउंट करना। और जब मेरिट आएगी तो ये यही नॉर्मलाइज स्कोर आपसे पूछेगा, ठीक है। जब मेरिट आएगी तो उसके टाइम की बात है। तो यहाँ पे प्रोग्राम में इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी जो रेड दिखा रहा है, तो यहाँ पे लिख रखा है मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, यू हैव नॉट सेलेक्टेड एपियर, यानी आप CUT के अंदर वो पेपर नहीं देकर आए। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए देखो मैथमेटिक्स कंपलसरी थी, तो इसने मैथमेटिक्स नहीं दी, ठीक है। आज जैसे BA ऑनर्स इंग्लिश में एलिजिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है मिनिमम एलिजिबिलिटी, आप क्राइटेरिया फिलअप नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश देनी थी, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए से, ठीक है। इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरी चीज़ें यहाँ प्रायोरिटी 2 लिख रखी है इन्होंने, ये वो है जो लैंग्वेज कोर्सेज हैं, ठीक है। तो मैं नीचे आया तो नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, पूरा स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे में। तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें दे रखी होंगी। तो इस पे जब आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड वाली में भी आप एलिजिबल नहीं हो। और एक चीज़ यहाँ मैं बता दूँ, अगर आपके यहाँ सारे कोर्स में नॉट एलिजिबल आ रहा है, तो फाइनली आप नॉट एलिजिबल हो। अब आप अगले साल CUT का पेपर देकर तैयारी करो, ठीक है। मेरी यही रिक्वेस्ट है। कोई फ़ायदा नहीं है आपको पोर्टल फिल करने का, कोई फ़ायदा नहीं है अगर नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आ गया, जैसे काफ़ी बच्चों को आ रहा है। अब मैं यहाँ प्रोसीड टू प्रीफ्रेंस सिलेक्शन पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ जब मैं प्रोसीड टू यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ याद रखो। अब आप कहोगे यार 5000 से ज़्यादा कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, बहुत सारे हो जाएगा सेलेक्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। ये देखो यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर लिखा होगा, एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक कर दूंगा मैं, फ़िल्टर बाय प्रोग्राम और कॉलेज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ। जैसे मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करनी है, तो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मैंने क्लिक कर दी। यहाँ पे आपको प्रोग्राम भी मिल जाएंगे कि आपको BA प्रोग्राम बंगाली प्लस पॉलिटिकल साइंस चाहिए। देखो अगर आपकी कट ऑफ कम है तो बंगाली प्लस पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक करके अप्लाई फ़िल्टर पे कर दूँगा क्लिक। जब अप्लाई फ़िल्टर पे आओगे तो यहाँ आपको बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे, जैसे आर्यभट्ट कॉलेज करवाता है, और आपको BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, साउथ कैंपस का कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। भागनी निवेदिता कॉलेज, इसकी कट ऑफ कम जाती है, गर्ल्स कॉलेज है, तो यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड टू प्रीफ्रेंस नंबर पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ऐड टू प्रीफ्रेंस नंबर, अब आपके ऐड टू प्रीफ्रेंस नंबर आप लोग बता देना, 1 है 2 है 3 है जो भी है। एक चीज़ यहाँ पे फाइनल में बता देता हूँ, ऐड टू बॉटम ऐड टू टॉप, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कितने कोर्स है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से बहुत सारे कोर्स है और कॉलेज है। अब आप कहोगे यार इतने में सेलेक्ट क्या सारे कर लें। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, कट ऑफ देखो कम भी जाती है, हाई भी जाती है। चेकआउट कैसे करना है, काफ़ी बच्चे अब मेरे से वीडियो में यही बोल देंगे कि क्या नाम है यार गलत बता रहे हो। आप क्या करना, लास्ट ईयर की कट ऑफ देखना, लास्ट ईयर की फर्स्ट कट ऑफ, फर्स्ट या सेकंड कट ऑफ देखना अगर आप जनरल स्टूडेंट हो। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 4, 5, 6 तक भी आप जा सकते हो। तो ये आपको चेकआउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर की कट ऑफ देखना। दूसरी चीज़ NIRF रैंकिंग, NIRF रैंकिंग, ये क्या जो है NIRF रैंकिंग, देखो कॉलेज की NIRF रैंकिंग आती है और उसे कैसे चेकआउट करना है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इन दोनों से फ़ायदा क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल देशबंधु कॉलेज में 93, मैं मान लेता हूँ 95 थी आई थिंक शायद लास्ट ईयर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस देशबंधु कॉलेज के अंदर। लेकिन अगर आप वहाँ जाओगे रामजस के अंदर तो शायद 100 की 99, मैं 99 मान लेता हूँ रामजस में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको रामजस यानी हाईएस्ट है, लेकिन NIRF रैंकिंग देखोगे तो देशबंधु की ज़्यादा है, क्योंकि देशबंधु अब धीरे धीरे तरक्की पे आ गया है बहुत, मतलब आप देखोगे 28 नंबर पर आ गया और काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहा है। मैं खुद बता रहा हूँ, पर्सनल कॉलेज भी अच्छा है, मैं भी उसी कॉलेज से हूँ, ठीक है। बाकी लेकिन आप रामजस सेलेक्ट करो, रामजस इसलिए नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, बेनिफिट भी मिलता है क्योंकि नॉर्थ कैंपस में कैंपस के अंदर कॉलेज है,
ठीक है, तो सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको ऐसे सिलेक्ट करना है, प्रीफ्रेंस लिस्ट किसी की मत मांगो। मेरे को काफ़ी बच्चे व्हाट्सअप मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, क्या भैया प्रीफ्रेंस लिस्ट प्रोवाइड कर दो बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री की। अरे मैं कैसे प्रोवाइड कर दूँ, मैं नहीं प्रोवाइड करूँगा, और मैं कर भी दूँगा तो मेरे उससे क्या होगा आपको, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप कहीं गलती कर दो यार, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप खुद ही एक, अभी तो देखो फॉर्म फिलअप मत करो, आप लोग एक लिस्ट बनाओ, पेज लो, उस पर प्रीफ्रेंस सेलेक्ट करो कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, लेकिन NIRF रैंकिंग और ट्रैवलिंग टाइम में देख लेना। बाकी आपका अगर कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं है तो अच्छी बात है, तो उसे तो प्रीफ्रेंस देना। अगर आपकी 300 से नीचे आई है, या 300 आई है, या 350 या 400, तो मैंने देखो बता रखा है, जो वुमेन है, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए मैंने गर्ल्स कॉलेज बता रखी है कि कौन से में कट ऑफ कम जा सकती है, तो उसे भी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन मैं बॉयज़ की बता दूँ, शिवाजी कॉलेज की कट ऑफ कम जाती है एज़ कम्पेयर टू रामजस हिंदू, और आपकी सत्यवती कॉलेज की कट ऑफ कम जाती है, ठीक है, और स्वामी सदानंद कॉलेज की कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं नॉर्थ कैंपस से उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्थ कैंपस में ही सत्यवती आता है, लेकिन वो कैंपस के अंदर नहीं, थोड़ा दूर है, ऑफ कैंपस भी मान सकते हैं, लेकिन आता नॉर्थ कैंपस के अंदर है, ठीक। तो आपको ऐसे सेलेक्ट करनी है चीज़ें, और अच्छे से सिलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे मैं 8 टू टॉप कर लूँगा आर्यभट्ट कॉलेज, ठीक है। तो मैंने आर्यभट्ट कॉलेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भारती कॉलेज वुमेन है, ये लड़की है वैसे भी, तो 8 टू मैं यहाँ कर लेता हूँ कि आर्यभट्ट कॉलेज है। तो आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। मैं दूसरे कोर्स के लिए भी बता देता हूँ, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मुझे भाई करनी है दूसरे के लिए, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मुझे विवेकानंद कॉलेज वुमेन कॉलेज है, ठीक है, यहाँ पे कॉलेज भी आ जाएगा आपको। तो विवेकानंद कॉलेज में मुझे कौन सा, विवेकानंद की कट ऑफ कम जाती है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो विवेकानंद से मुझे हिस्ट्री करनी है, मैं हिस्ट्री के लिए एलिजिबल हूँ। अब यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ सही नहीं है, तो आप रिमूव कर सकते हो, ओके पे क्लिक करके, ठीक है, तो आपका रिमूव हो जाएगा। बाकी यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू प्रीफ्रेंस पे क्लिक करके आप देख सकते हो अपना जो प्रीफ्रेंस सेलेक्ट करी है। तो 5000 से ज़्यादा प्रीफ्रेंस आप सेलेक्ट कर सकते हो, 5000 या बहुत हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी नंबर हैं, आप लोग अभी लिस्ट बनाओ, एक पेन पेपर लो, खुद लिस्ट बनाओ, लास्ट ईयर की कट ऑफ देखो, NIRF रैंकिंग देखो। अगर आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स में मैंने लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे चेकआउट कर सकते हो। विवेकानंद कॉलेज हो गया, इन सबकी कॉलेज थोड़ी जो है कट ऑफ लो जाती है, ठीक है, तो चेकआउट कर सकते हो। बाकी एक चीज़ ये है कि प्रीफ्रेंस लिस्ट किसी बच्चे से या किसी सीनियर से, या मतलब आप पूछ सकते हो कि ये कॉलेज कैसा है, किसी सीनियर्स की हेल्प ले सकते हो, लेकिन उससे ये मत कहना कि मैं कौन कौन से कॉलेज में इस कोर्स के लिए अप्लाई करूँ। देखो कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप हेल्प ले लेना कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा बेकार है। बेकार तो देखो कोई नहीं है, मैं DU में हूँ, ठीक है, ये भी याद रखो, मैं DU का हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज अच्छे हैं, तो डोंट वरी, आराम से फिल करना और जल्दबाजी मत करना। और मैं आगे यहाँ प्रोसीड पे नहीं क्लिक कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये लड़की खुद ही फिल करे अपना, ठीक है, वरना कहीं गलती हो जाए तो वो अपने हिसाब से अपनी जो उसे कोर्स करना है वो खुद ही सिलेक्ट कर लेगी, ठीक है गाइस। बाकी कोई क्वेरी आप लोगों की तो मुझसे इंस्टाग्राम पे फ्रीली पूछ सकते हो।